अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी। थोड़ी देर में हमें समी इब्राहिम भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी उनकी आज की खबरें लेंगे। आज नाजरीन हम सबसे पहले आवाम की इज्जत और जानो माल के रखवालों यानी पुलिस से ये पूछेंगे कि आखिर वो इतनी बदहवासी और गलीज नफ्सियात के मालिक क्यों होते जा रहे हैं। क्या अब एक लड़की अपने बाप और भाई के साथ जाते हुए भी महफूज नहीं रही? नाजरीन, अब तो इन पुलिस वालों से भी हमें मोहतात और होशियार ही रहना पड़ेगा। लाहौर थाना फैक्ट्री एरिया में एक लड़की अपने भाई के साथ रिक्शे में जा रही थी कि पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें थाने ले गई। भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस एहलकारों ने फिर उसकी बहन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मैं वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे दरिंदा सिर्फ एहलकारों को मुअत्तल करना ही काफ़ी है? खुदारा इनको एक ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि ये दूसरों के लिए मिसाल बने ताकि बेटियों की इज्जत महफूज रह सके, क्योंकि सबकी बेटियां एक जैसी होती हैं। इस पर बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे कि मलिक रियाज के चैप्टर में रोजाना एक नई कहानी शामिल हो रही है। अब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने माजूली के दौरान मुलाकात में ये यकीन दिलाया था कि वो मतवाजी हुकूमत बनाएंगे और ना ही पीपल्स पार्टी को नाजायज तंग करेंगे। मलिक रियाज के इस एतराज से अब ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या चीफ जस्टिस पीपल्स पार्टी को नाजायज तंग कर रहे हैं, और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा है तो क्या इसके लिए चीफ जस्टिस के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत ने अब नोटिस जारी कर दिया है तौहीन अदालत का, और उन्हें आज अदालत में एक बार फिर से तलब किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी होगा। अब देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा और मुल्की हालात आने वाले दिनों में इस हवाले से सियासी लिहाज से कैसे होंगे। और साथ ही हम आज कुछ यादें ताज़ा करेंगे सुरों के बादशाह शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की, जो अब हम में नहीं रहे, लेकिन अपनी गायकी, अपने फ़न और अपनी पुरवकार शख्सियत की वजह से वो हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। इस पर बात करेंगे। आज का सवाल भी हम आपको बता दें। सवाल नाजरीन आज हमारा ये है कि कानून के रखवाले ही लुटेरे बन गए हैं, आखिर बेबस अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? इस पर अपनी राय का इजहार कीजिए, हमें ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन लाइव कॉल करके अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब और काजी साहब से आज के दिन की खबरें लेंगे। हमारे साथ रहें। बाद खुशामदीद। आज की ताज़ा दिन खबरें क्या हैं आज सारे दिन की? सबसे पहले काजी साहब से ले लेते हैं। जी काजी साहब। शाजी, आपने आगाज़ किया, पुलिस ने जो कल एक और बहमाना और सफाकी का मुजाहरा किया, इसी हवाले से एक खबर है भलवाल से, जिसमें एक रमज़ान नामी आदमी पुलिस तशद्दुद से हलाक कर दिया गया। और फिर उसमें ये बात भी करेंगे हम अपने नुमाइंदा जो मिर्ज़ा असलम बेग हैं भलवाल से। अब पता ये चला है कि जिन पे मुकदमा तो दर्ज हुआ, पर जिन पे मुकदमा दर्ज हुआ वो पुलिस में उसी थाने में भी काम कर रहे हैं, और ये भी क्या हाई हैंडेडनेस है, इस पे बात करेंगे। कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये हम देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं, इस पे आज बोलेंगे हम कि हमें क्या करना चाहिए, अवाम क्या करें, कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ हम भी तो शायद हमें करना ही पड़ेगा। और फिर शाजी, आपको याद है जहाँ बच्चों के वार्ड में आग लगी और कितने बच्चे जल गए? आज एक खबर ये आई है कि पिंडी, रावलपिंडी के ज़िमन में है कि किसी एक भी पब्लिक अस्पताल में और बहुत से प्राइवेट अस्पतालों में भी फायर या आग से बचने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अब ज़ाहिर है जब जो सरकार ने पैसे रखे हैं, अगर मेरा तो मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, 40 अरब या 35 अरब रुपया सालाना 11 करोड़ की आबादी के लिए, इसे आबादी पे तकसीम करें तो 40 रुपये सालाना आते हैं एक आदमी पे, जो हम हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं। इट मीन्स के हेल्थ हमारा मसला ही नहीं है। तो ये इस पर बात करेंगे। और शाजिया, रुपए में मुसलसल गिरावट जारी है, कल फिर रुपया गिरा और ये बड़ा डेंजरस है। और फिर IMF की तरफ हमने देखना शुरू कर दिया है। तो ये जो असल महाज है जिसकी वजह से हर बर्बादी हमें फेस करना पड़ रही है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। और KPK से एक और खबर शाजिया कि वहाँ पे तकरीबन 72 तरक्याती मनसूबे शेल्फ कर दिए गए हैं, जो कि पिछली असम्बली ने उनको अप्रूव किया था। और इसकी ये क्या वजह हुई, इस पर देखेंगे। और फिर ड्रोन हमले हो रहे हैं क्योंकि क्या ओबामा साहब ने इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा ये एक बड़ा पॉपुलर, पता नहीं कैसे अवाम और कौन से वो वोटर हैं जो इस बुनियाद पे उन्हें वोट देंगे, मगर कहा यही जा रहा है कि इलेक्शन में जीतने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ड्रोन, तो ये क्या हमारे मासूम लोगों के खून से इलेक्शन जीता जाएगा? इस पर बात करेंगे। ठीक है, समी साहब से तो भी हमारा जो राब्ता है वो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही उनसे हमारा राब्ता होगा उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आज की खबरें लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने आज वो पुलिस के रवैये की बात करनी है। काजी साहब, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं? हमें शर्म आती है इस मुआशरे का हिस्सा कहते हुए कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जिसमें बेटियों की, आपकी, उनकी जानो माल, उनकी इज्जत ही महफूज नहीं है। शायद ये पहले तो हम इस पे आज रोए धोएंगे नहीं, रो धो के हम तंग आ चुके हैं। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में इस तरह करें
कि बहनों और भाइयों को और बाप और बेटी को और अब मुहर्रमात जो भी हमारी हैं उनका रात से घर से निकलने पे पाबंदी लगा दें। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कर देना फिर। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, अगर ये नहीं कर सकते तो हम अपने ऊपर पाबंदी लगा लेते हैं भाई। आप पुलिस को तो रोक नहीं सकते। हमने यहाँ स्टोरी की, उस हामला औरत के पेट में ठुड्डा मार के बच्चा जाया कर दिया, क्या हुआ? कुछ हुआ। यहाँ पे एक बच्ची को जो है वो कत्ल करके इस कसूर में रेप किया गया, उसी के माँ बाप पे। अभी फोर्ट मंट्रो में क्या हुआ? फोर्ट मंट्रो में तो आगे जी हो ही नहीं है। हाँ। अब बात यह है कि फिर हम क्या करें, हमें भी तो तहफ़्फ़ुज़ करना है ना। तो फिर हम आपसे हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि कोई बहन अपने भाई के साथ रात को ना निकले, क्योंकि ये हमारी मदद नहीं। और हम रोते रहेंगे, हम कहते रहेंगे, हमारी किसी ने नहीं सुननी। तो ये जो रात को वाकया हुआ है, कितना बड़ा तमाचा है। लाहौर कैपिटल है, पंजाब का कैपिटल है। थाना फैक्ट्री एरिया में, मेन गुलबर्ग का इलाका है। चीफ मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस से ये कितना दूर वाकया हुआ, ये यहाँ पे हो रहा है। भले ही दूर हो, भले ही दूर हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता। एक दफा इवन हम ज़िया-उल हक के जमाने में बड़ी बात करते हैं, एक दफा पुलिस वालों को सजा हुई थी, तो एक अरसे तक पुलिस ने जुर्म कोई नहीं किया था। जब लोगों को पता हो कि जुर्म करके उन्हें कुछ नहीं होना, यही बात हम करें ना, आपने जब कभी किसी को सजा नहीं देनी है, कोई इबरतनाक आपने मिसाल नहीं बनानी है, तो इस तरह की बात सजा तो हमें मिलेगी ना, सजा तो अवाम को मिल रही है। अब ये क्या है, ये 4 लोग मफरूर हो गए हैं, क्या होगा? ये अभी इस वाक़े का हम अभी नोटिस होगा, कुछ कर नहीं, बिल्कुल नोटिस होगा। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, मुअत्तल कर दिया। भाई ये मुअत्तल करना तो मसले 10 और वाक़यात आ जाएंगे, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि बुनियादी काम रियासत का या सरकार का क्या है? हमसे वोट लेने का, हमसे टैक्स, जिसमें मैं बात करता हूँ। फिर हमें अभी आ जाएंगे, समी साहब से भी बात करते हैं, ये चले जाएंगे किसी और को वोट दे के आ जाएंगे, उनकी बारी लग जाएगी और वो उनके नीचे, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ अवाम के साथ होता रहेगा। इट्स वेरी, बहुत ही हार्ट रेंडरिंग है। इस पर बात करते हुए दिल जो है वो कलेजा मुंह को आ जाता है कि भाई, अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, इसकी तरह उस भाई और बहन, क्या वो जिंदगी में नॉर्मल हो सकेंगे? हाल होगा जब उसके कमरे, अलग कमरे में उसको बंद कर दिया। फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ये जिंदगी उनके लिए अजाब बन गई। बिल्कुल। और इसका कोई नोटिस नहीं होगा। वो इस वाक़े को नहीं भुला सकते। और हम जो है क्या है, कभी मेमो कमीशन पे लड़ रहे हैं, कभी मलिक रियाज साहब पे लड़ रहे हैं, उस पर भी बात कर लेंगे हम। मगर ये जो असल लोग हैं, क्या होगा? 5 लाख दे दिए जाएंगे, 4 लाख दे दिए जाएंगे उस लड़की को, लेकिन उस लड़की की जो इज्जत जब तक आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेते, देखें शाजिया, जब तक जिन लोगों को आप इबरत का निशान नहीं बनाते, उनको सजा नहीं देते, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, पहले तो लॉज इतने इनएडिक्वेट है, इतने इनएडिक्वेट केसेस में इस तरह कभी किसी को सजा कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जिस तबके के साथ ये जुल्म होता है ना, वो फीस दे सकता है, नो अदालत में जाते हुए घबराते हैं, पुलिस से वो डरते हैं। अभी जो ये बलवाल की स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे ख्याल में पहले हम बात कर लें उस्मान से कि ये वाकया कैसे हुआ और क्या हाल है, किस हाल में है वो। उस्मान हमारे साथ है लाइन पे? जी। उस्मान, इस वाकये के बारे में बताएं। 2 दिन पहले का ये वाकया है, आज लड़की को बाजियाब कराया गया है, पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया है। जी, ये बस थाना फैक्ट्री एरिया के जो 4 पुलिस एहलकार जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, उनको बस मुअत्तल किया गया है और अभी तक वो मफरूर है। मुअत्तल भी नहीं किया गया, अभी तो इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। बस ये 4 पुलिस एहलकार मफरूर हैं। मगर हैरानकुन बात ये है कि बस IG पंजाब की तरफ से ये तो डिसीजन लिए जाते हैं कि पुलिस एहलकारों की यूनिफॉर्म चेंज कर दिया जाए, इनका पेट कम कर दिया जाए, इनकी कमरें हैं वो 38 पे आ जाए। मगर हैरानकुन बात ये है, ना ही इन पुलिस एहलकारों की कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इनकी मेंटली ग्रूमिंग की जाए कि पुलिस वालों को किस तरह बिहेव करना है। और आपको ये बताया, इसमें काफ़ी हैरानकुन बात ये भी है कि अभी तक इस पर कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कोई भी अपना बयान नहीं दिया और उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई भी महकमाना कार्रवाई की कोई ऑर्डर नहीं किए। बस उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और वो पुलिस एहलकार अभी तक मफरूर है। और जिनके साथ ये मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया, उन पर क्या गुजर रही है, उनके साथ कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा अमल नहीं, इक़दाम नहीं उठाया गया कि उनकी सुनी जाए और उन मुतल्लिका एहलकारों के जाहिर है कौन सुनेगा। उनकी लड़की कहाँ है इस वक्त? अस्पताल में लड़की? जी, लड़की को जो है वो घर भिजवा दिया गया है और इसका जो टेस्ट है उस मेडिकल टेस्ट के लिए सैंपल्स को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले जो DG खान में फोर्ट मंट्रो में एक वाक़या पेश आया, मुबैना ज़्यादती के 5 लड़कों के साथ वाक़या पेश आया लड़की के साथ, अभी तक उसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई कि ये लाहौर कैपिटल दूसरा वाक़या। 1 हफ्ते में उस्मान ये दूसरा वाक़या है, 1 हफ्ते में दूसरा वाक़या। और अभी इसमें जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो पुलिस मिली भगत से मेडिकल रिपोर्ट में चेंजिंग्स करवाई जाती हैं और पुलिस एहलकार बच जाते हैं। और अब आज तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया कि पुलिस एहलकारों को सजा दी गई हो। बस ये शुरू में मीडिया पर रिपोर्ट आने पर एहलकार को मुअत्तल कर दिया जाता है, महकमाना कार्रवाई की जाती है। मगर जब ये केस यूं आगे चलता जाता है, पुलिस एहलकारों के साथ पेटी भाई हेल्प करते हैं और उनको बचा लिया जाता है और आम आवाम उसी तरह ज्यादती देखते हैं। यकीनन उस्मान, हुकूमत पंजाब के नोटिस में अगर पहले बात नहीं थी, अब आ गई होगी, हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया।
जी हुकूमत की तरफ से कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। और जब ये बात हमें हमारे तक पहुंची और दुनिया टीवी की टीम वहां पर पहुंची थी और पुलिस एहलकारों को मुतलका हुकाम की तरफ से आगाह कर दिया गया था कि मैं ये बात मीडिया पर किसी तरह ना आए। और आप देख रहे होंगे फुटेज में कि वो पुलिस एहलकार हमारे से झगड़े हैं, हमें इवन कि उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया और बड़ी मुश्किल से हमने उस FIR की फुटेज बनवाई। और मैं आपको इस बात में भी बताऊंगा कि यहाँ पर ना कोई मुतलका SP इस वाक़े के बारे में बात कर रहा है और ना ही कोई पुलिस आला हुकाम, कोई भी पुलिस सीनियर ऑफिसर। जाहिर है वो कैसे बात करें, उनके हाथ साफ हों तो वो कॉन्फिडेंट कैमरे के सामने आकर बात करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। जाहिर है उन्होंने एक जुर्म किया तो कैसे वो कैसे आके बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। हाँ शाजिया, ये है कि वो देखे ना, ये होता क्या है, होता ये है कि उनके लिए अभी एक रूटीन मैटर है। आबादियों को वो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं। अवाम इलेक्शन में बात, इलेक्शन ये वो आ जाते हैं तकरीर करने हमारे सामने। प्रैक्टिकली जो गरीब आदमी के साथ थाने में हो रहा है वो इट्स हॉरिबल। और मैं आपको बताऊं, वी शुड नॉट नरेट आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं आपको ज़ाती बात नहीं बताना चाहता कि हम वो लोग जिन्हें समझा जाता है कि हम प्रिविलेज लोग हैं या हमारी आवाज़ है या हम लोगों के लिए बोलते हैं तो अपनी खातिर भी बोल लेते हैं। हमने तो कभी अपनी अब ये बलवाल में हमारे साथ जो देखे हैं, ये बलवाल में क्या हुआ कि एक मोहम्मद रमज़ान नामी शख्स जो हैं वो पुलिस तशद्दुद से हलाक हुए। इस पर उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन हुआ ये कि शाजिया के मुकदमा दर्ज होने के बाद वो लोग उसी तरह से ड्यूटीज़ दे रहे हैं। इसमें हमें बात करेंगे, मेरे ख्याल में बलवाल में मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग हैं, उनसे पहले हम सारी तफसील ले लेते हैं। असलम हमारे साथ लाइन पे हैं। असलम, इस वाक़े के बारे में अपडेट कीजिए। भलवाल पुलिस ने बेगुनाह शख्स पर तशद्दुद किया, उसे हलाक कर दिया। बजाय इनके कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उन्हें मुअत्तल किया जाता, उल्टा वो भी तक वहीं पर काम कर रहे हैं। मैडम शाजिया, पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ SP हेडक्वार्टर बंदयाल ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया और अपना मुख्तलिन को यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ इंसाफ हो। लेकिन पुलिस मुलाजमीन अभी तक SHO राना शाहिद और SHO सिटी फजल कादर अपनी सीट पे बाकायदा ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं। और इनका कहना है कि मनाज रमज़ान का कि यही पुलिस मुलाजमीन हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने अपना मुकदमा वापस ना लिया तो आपके खिलाफ बहुत बुरा होगा। तो इस अपना अब भी जो है कि अपना मोहम्मद इकबाल ने इसको अपना पकड़ा था और वो भाग गया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वो बुरी जमानत पे है। अच्छा ये बताएं, जो रमज़ान है, जो रमज़ान साहब जो मुतवफ़ी हैं, जो जिनकी हलाकत हुई है, जिन्हें कत्ल किया गया है, ये किस जुर्म में थे, इनको क्यों पकड़ा गया था और इनकी क्या बैकग्राउंड है? कल सब ये अपने ससुराल 18 चाक का आया हुआ था। पुलिस ने इसे शक की बिना पर उठाया है और 10 रोज तक इसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। जब किसी हालत गैर होगी तो इसे ससुरालियों के घर इसे फेंक कर ये आ गए हैं। जब हमने मीडिया वालों ने रब्ता किया तो ASI ने अहमद ने बताया कि हमने ना इसे पकड़ा है ना हमारी तहवील में है। तो लेकिन उसके बाद जब इन्होंने फेंका, जब जानबाग हो गया तो वर्षा ने एहतजाज किया तो इसको रमजान को शक की बना पर पकड़ा था, जो कि साबित भी हो गया कि पुलिस कस्टडी में जान बाग हो गया था। इसलिए बहुत शुक्रिया मिर्जा असलम बेग आपका। शाजिया, अब ये लगता है कि ये थाने जो है ना एक पूरी हुकूमत है, जो इनकी जुरिस्डिक्शन है, ये इसमें ऊपर से कोई ने कुछ कहने वाला नहीं है। अफसरान इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी आर नाउ कन्विंस्ड टू बिलीव कि जब कोई एक्शन नहीं हो रहा तो अब ये है कि वो उन्होंने बताया जी सस्पेक्ट था, मशकूक था। पहली बात तो ये कि हमें तो पता है, हालांकि ये गैर कानूनी है, इसके बावजूद ये मारते पीटते हैं। और सुने ना, जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, जो अरबपति इधर के माल उधर का उधर करते हैं, इन्हें थाने में हर चीज खुद जो है पहुंचा रहे होते हैं, गैर कानूनी आइटम भी पहुंच रहे होते हैं, और गरीब आदमी जो है उसके साथ ये अशर हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है शाजिया कि इन्होंने ना छोटी छोटी अपनी रियासतें बना ली हैं और उसमें ये ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को इन्होंने चरागाह बना लिया है। ये है इशू। बिल्कुल। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से हम ये एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन वो भी अब हम कर करके थक गए हैं कि लोगों की जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना, यही पुलिस वाले हैं जिनको आप हमारी इज़्ज़त के लिए जो है वो इन्हें अपनी ड्यूटीज़ पर तैनात करते हैं। क्या आप इनकी सैलरीज इसलिए बढ़ाते हैं कि इस तरह की कारकर्दगी हम लोगों को दिखाएं? खुदारा इस बात का नोटिस लीजिए, क्योंकि सबकी बेटियों की सबकी इज़्ज़त एक जैसी होती है। इस बात का ज़रूर नोटिस लीजिए और जिन्होंने जो इस वाक़े में मुलव्विस है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आ सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। समी साहब हमारे साथ आ गए। समी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी शाजिया, मैं आपकी आवाज़ और काजी साहब की आवाज़ की जो इस वक्त गन गरज है पूरी वो सुन रहा हूँ, जो आपके बस दो अफसोसनाक वाक़ये से पेश आए।
समी साहब, ये आहो बुका भी पहुंच रही है इस मुल्क के अवाम की इस इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत में कि भाई जो है वो अपनी बहन को लेके अब घर से नहीं निकल सकता इस शहर में, यही है ना? अब एक लड़की अपने बाप के साथ और भाई के साथ भी सेफ नहीं है समी साहब। देखिए, ये आपने जो जिन वाक़यात की आपने निशानदेही की है, बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, और जिस तरीके से आपने इस पर अपनी राय दी है वो भी, उसका भी बड़ा एहतराम है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक काजी साहब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चंद अफराद हैं जिन्होंने ये वाक़या किया। यकीनन लाहौर के उस थाने में जिन्होंने उस बेटी के साथ ज़्यादती की वो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और आपने इसको ठीक पॉइंट आउट किया। भलवाल के वाक़े का भी आपने ठीक जिक्र किया। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा काजी साहब कि ये कोई सारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, और खुदा के लिए चंद इंडिविजुअल्स जो हैं उनका जो ये किया धरा है उसकी वजह से आप बहुत सारे तो पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। साहब, अगर सारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्हीं पुलिस डिपार्टमेंट वालों को उठ खड़े होना चाहिए कि ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को ना भर्ती किया जाए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी वो हमारे नुमाइंदे भी ये कह रहे थे कि कोई हमें जवाब नहीं दे रहा। देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई वाकया होता है तो अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी होती है तो उस वक्त आती है जब अरबाब इख्तियार को तमाम जो मामला है उसकी सही इत्तला मिल जाती है, क्योंकि वहाँ से जो बयान आता है वो एक रिस्पॉन्सिबल बयान होता है। और इसलिए अगर कोई थोड़ी सी ताख़ीर हुई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एसपी, डीआईजी, आईजी वो सारे इसी वाक़े में कोई शरीक हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए उन्हें, फैक्ट्स को वो इकट्ठा कर लें। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये पूरे डिपार्टमेंट को आप अगर इस तरह लताड़ें और ये पूरे डिपार्टमेंट को लताड़ने की बात नहीं है। 2 दिन पहले का वाकया, ये उन लोगों से पूछे, उस घर से पूछे जिसकी बेटी के साथ ज्यादती हो, वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट कैसे गुजारे होंगे। ये तो 2 दिन का वाकया। समी साहब, एक मिनट बात बता दें, आपने बहुत सारी सही है, आपने बहुत सारी स्टोरीज, सही है, ये बिल्कुल आपने बहुत सारी स्टोरीज बयान की, आपने कसूर की स्टोरी पे बड़ा काम किया, हमने बहुत जगह। तो क्या आपको कुछ याद आता है कि कोई प्यूनिटिव एक्शन ऐसा मीनिंगफुल हुआ हो, क्योंकि सजा का अगर मकसद ये है कि आइंदा लोग इस तरह ना करें, तो कोई ऐसा मामला आपको याद आता है? वो बच्चा जो जाया हो गया था, एक छोटा पुलिस वाले ने मारा एक उस माँ को एक घर में, तो क्या वो उस पर एक्शन हुआ था? अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पर देखें, आपको पता है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद करता हूँ, लेकिन मैं ये आपके गोशगुजार करूँ कि यकीनन जो हमने वाकया रिपोर्ट किया था कसूर का, मैं उसको फॉलो अप करता रहा हूँ। वहाँ पर वो जो पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया, और डिपार्टमेंट का जो इंटरनल जो उनका एक्शन है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको भी स्टार्ट किया गया। मैं ये बिल्कुल मैं इसका क्रेडिट देता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को। और देखिए, मैं ये जो वाकया बड़ा अफसोसनाक हुआ है, ये जो लाहौर का वाकया, और दूसरा यकीन करें इसका तमाम हमारे पाकिस्तान का जो जिसके घर बहन माँ बेटी है उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अफसुर्दा है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं उनको आप मौका ज़रूर दें कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें। और ये बिल्कुल कहने की बात ये मुनासिब नहीं है कि अगर हम ये कहें कि तमाम का तमाम जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस तरह के लोगों से भरा हुआ है। और आज देखते हैं 2 दिन तो गुजर के अब और मजीद क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या सजा दी जाएगी, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। अब देखते हैं कि जो उनको ट्रांसफर हुई, मर्डर का केस था, ट्रांसफर तो उसकी सजा नहीं बनती थी, क्या किसी को मर्डर में सजा होती है या नहीं होती? और शमी साहब, मैं इत्तेफाक करता हूँ हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग मौजूद हैं, मगर हम यहाँ अच्छे लोगों का चर्चा करने नहीं आए, अवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादती करता है हम उसको पॉइंट आउट करने आए। अच्छा शमी साहब, आज के दिन की आपके पास क्या खबरें हैं? शाजिया, जब ये मैं आप जो डोमेस्टिक और इंटरनल जो खबरें हैं वो तो आपने बयान किया, लेकिन जब मैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर ज़रा नज़र डाल रहा था तो उसमें एक तो इराक़ से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वहाँ पर बड़े बम धमाके हुए हैं, 60-65 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इसी तरह शाम में भी खाना जंगी किसी सूरत हाल है। लेकिन एक खबर ख़ास तौर पर जो मैंने चुनी है वो ये चकवाल का एक गाँव है छोटा, जिसका नाम गाह है, काजी साहब जानते होंगे। ये वो गाँव है जहां भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह पैदा हुए थे। तो इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो बिजली की लोड शेडिंग में मुब्तला का सामना कर रहा है और हर तरफ हंगामे भी हमें नजर आते हैं तवानाई बहरान के हवाले से। लेकिन ये जो गांव है, इस गांव का मैं चर्चा करूंगा कि वहां के मकीन जो है एहतजाज नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा। और उसकी वजह यह है कि मनमोहन सिंह ने अपना जो गांव है उसको बड़ी उनको वो फैसिलिटीज दी हैं। आगे चलकर मैं जिक्र करूंगा कि उन्होंने क्या फैसिलिटीज दी हैं और वहां पर इस वक्त क्या सूरत है। मैं एक बात बता दूं कि मैंने ये गांव विजिट किया है,
मैंने वो स्कूल भी देखा है और वहाँ पे जो उन्होंने किया, और वो सड़क जो बनाई गई थी वो आना चाह रहे थे यहाँ पे। ही वांटेड टू विजिट दैट हिज बर्थ प्लेस, जहाँ वो पैदाइश के बाद जहाँ वो रहे और उसके बाद हिजरत की उन्होंने। तो ये इस पे मैं भी आपको ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी इन खबरों पर बात करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स मिलेंगी और खास तौर पर मलिक रियाज केस की बात करेंगे कि इस केस में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं। चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ, अभी और बहुत सी कहानियां सामने आ रही हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद अमेरिका से कॉलर हैं हमारे साथ असद। हेलो। अस्सलाम काजी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरे दो तीन बातें मैंने करनी है, प्लीज मैं जल्दी बात करूंगा। बात दरअसल ये है कि ना देखें, पहली बात जो है वो रियाज मलिक के हवाले से है कि उन्होंने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। उन्होंने मीडिया में इतना उछाला है कि उनके जो केसेस जो अब लगे हुए थे इस महीने में वो सारे पीछे चले गए हैं। और इन जो चौधरी इफ्तिखार साहब हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर उनकी टर्म पूरी हो जाएगी। तो वो जो हैं वो मतलब वो जो केसेस अब जो इनके पेंडिंग है सारे हुकूमत के हवाले से भी इनके हवाले से भी वो कई और भी सुनेगा आगे। तो ये दे आर जस्ट बाइंग टाइम। दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी बात की जो केस के हवाले से जो अभी बेटी के साथ हुआ है वाकया, आप ये देखें कि ना हम लोग किधर जा रहे हैं। ये देखें कि ना जितने भी इदारे हैं जो आप बैठ के बजाय इसके कि हम ना रोना रो रहे हैं ये टीवी पे बैठ के, हमें उनको लाइन पे लेना चाहिए ऑन लाइव, ताकि पता चले कि कौन रिस्पॉन्सिबल जो है वो थाने का कौन इंचार्ज है उस वक्त, और उस वक्त कौन इंचार्ज था जब ये हो रहा था, हु वाज देयर, हु इज रिस्पॉन्सिबल। दो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं जो इंचार्ज हैं उनको हमें जो है ना वो निकालना चाहिए क्योंकि उनकी सरपरस्ती में ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बात ये बहुत शुक्रिया असद। यही मसला है कि जब इन लोगों से इस हवाले से बात करने की कोशिश की जाए तो वो अवॉइड करते हैं अपना कोई कमेंट देने से जब तक वो सही इस मामले में तहकीक नहीं कर लेते। मलिक रियाज के केस की बात करते हैं। उन्होंने भी सवाल किया मलिक रियाज के केस का। मलिक रियाज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मलिक रियाज को तलब किया है। चौथा सवाल का सब कल उन्होंने किया कि चीफ जस्टिस ये बताएं कि माजूली के दौरान उन्होंने ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी को नाजायज तंग नहीं किया जाएगा, मतवाजी हुकूमत चलने दी जाएगी। तो क्या सीजे साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने पीपल्स पार्टी को नाजायज तंग किया? एफिड्रेन केस सुनकर, तौहीन अदालत का केस सुनकर, एनआरओ केस सुनकर, क्या ये मकसद है उनकी बात करने का? देखिए वो कहते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। हाँ। अब उन्होंने ये कहा है कि जी मैं इससे कोई किसी का ताल्लुक नहीं है, रहमान मलिक साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ चुका, मगर ये कौन मानेगा। बहरहाल, और फिर जब इतने लिंक्स हैं, लोग बैठ रहे हैं, रात को मुलाकातें भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो तब भी वहीं थे, चौधरी निसार अली खान साहब ने एक वाक़या भी जिक्र किया जो प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो इस तरह तो चीज़ें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं है। मगर शाजिया मैं इस बात में नहीं इंटरेस्टेड, मैं एक और बात में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं समझता हूँ इस मुल्क का शहरी होने के नाते मैं बड़ा जो है शुक्रिया अदा करता हूँ रियाज मलिक साहब का, जो उन्होंने कल बातें की। और मैं सारी रात इस बात पे सोचता रहा जो हमारे टीवी पे आए, उन्होंने जो एक हमें डांटा, ठीक डांटा कि भाई आप सच क्यों नहीं बोलते लोगों से। फिर उन्होंने कहा कि जी पटवारी पहले 2000 रुपये लेता था, अब 11,000 रुपये लेता है फ़र्द का। फिर उन्होंने एक और बात की कि आपको नहीं पता यहाँ बिजनेस कैसे होता है। अब देखिए शाजिया छोड़ें, ये बच जाते हैं, इसमें नहीं बचते, सीजे साहब कहाँ जाएंगे, असल ये मुल्क कहाँ खड़ा है, इस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बेसिकली बताए हैं इस मुल्क में कारोबार करने के रहनुमा असूल तरीके, ठीक है जी। अब फिर क्या सवाल ये उठता है कि जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, सिलेबस है, उसमें ये भी पर्चा रखवा दें कि जनाब आपने पटवारी से कैसे डील करना है, आपने तहसीलदार से कैसे डील करना है, इस रियासत से आपने कैसे डील करना है। तो कल उन्होंने बेसिकली, मैं इस बात का उनका बड़ा रोल मानता हूँ कि उन्होंने ये बताया, और कल उन्होंने नया, अगर कोई नया बच्चा उठ के इसी तरह की एक कंपेयर खड़ी करना चाहता है इस मुल्क में और इसी तरह को बैरियर टाउन बनाना चाहता है, तो उसे इल्म होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे किन रस्तों से गुजर के वहां जाना पड़ेगा। बेसिकली दैट। अच्छा मैं ये नहीं कहता, उन्होंने क्या नाम है, हमजा शहबाज की बात की, गाड़ी की बात हुई कि जी उन्होंने कहा जी मेरा भतीजा है, उसको गाड़ी मैंने दी या नहीं दी, मैं ये भी नहीं पूछता। हाँ वैसे इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अगर वो आए, इस कौम पर मेहरबानी करें,
हल्फन फिर इसी तरह कुरान पे हाथ रख के ये बताएं कि चले हम भतीजों का नहीं पूछते। ये तो बंदे की एक पर्सनल बात है ना भाई, उसे उसका कोई भतीजा असल है या किसी को मानता है, उसको वो तोहफा देता है, इस पे तो कोई गिरफ्त नहीं है। लेकिन अगर ये जो बाकी नाम आ रहे हैं, क्या इस पे वो आवाम को इतनी बड़ी बात पे उन्होंने आवाम को कॉन्फिडेंस में ले लिया? समी साहब से भी बात कर लेते हैं। समी साहब, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है मलिक रियाज को, तमाम जजेस ने सीजे साहब पर एतमाद का इजहार कर दिया है। ये हालात अब किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? लगता है कि अदलिया के खिलाफ साजिश है, जो तमाम हमारे जो जज साहिबान हैं वो एक साइड पर खड़े हो गए। देखिए, जो नज़र आ रहा था कि यही होगा, सोसाइटी इस तरह बढ़ चुकी है। काजी साहब की बात पर कमेंट करूंगा कि देखें, जो रियाज मलिक साहब ने जो बातें बताई हैं वो हरगिज़ रहनुमा असूल नहीं है। ये एक बड़ी पैथेटिक हमारी एक जो सोसाइटी की सिचुएशन है उसका उन्होंने इजहार किया। ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं कि इस मुल्क में जो गालिबन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, जिसमें लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, आज कारोबार करने के लिए इस कदर रिश्वत सतानी और इस कदर करप्शन है। और बुनियादी तौर पर ये जो सारी करप्शन है, ये सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है, जो ब्यूरोक्रेटिक है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा करप्शन को प्रमोट कर रहा है। मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पर, देखें आप एक पटवारी की तनख्वाह देखें कितनी है, एक पुलिस वाले की तनख्वाह देखें कितनी है, कोई आम जो आदमी है उसकी तनख्वाह देखें कितनी है, जो लोअर कैडर पर लोग काम करते हैं। क्या आप ये सवाल करें अपने आप से कि क्या इस तनख्वाह में उनका गुजारा करना मुमकिन है? बुनियादी तौर पर शहरों के अंदर, चलें देहातों में तो लोग फिर भी गुजारा कर लेते हैं, मकान उन्होंने किराए नहीं देने होते और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस अर्बन सोसाइटी में जहां पर बंदे की तनख्वाह 15,000 है और घर का किराया, तो इसका मतलब आप करप्शन शुरू कर दें, आप इखलाकियात के दायरे से बाहर निकल जाएं। चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप एक पकड़ लेते हैं सिपाही को, आप पकड़ लेते हैं पटवारी को करप्शन के चार्जेस में, और किसी को पकड़ लेते हैं, लेकिन आप उसे दे क्या रहे हैं ये तो देखें। आप उससे काम कितना ले रहे हैं, क्या आप उसको बेसिक जो उसकी जिंदगी है वो गुजारने के फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं? ये एक इस लिहाज से ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये बुनियादी तौर पर करप्शन जो है वो मसला, ये सिस्टम मसला है, करप्शन मसला नहीं है। क्योंकि जो इस वक्त स्ट्रक्चर है वो करप्शन की जानिब आपको धकेल रहा है। सिर्फ इंसान अब जिंदगी गुजारने के लिए, अपने घर की सिर्फ सांस लेने के लिए बंदों को 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए चाहिए शहरों में, कहां से वो लेके आएंगे? तो आप उन पर किस करप्शन का आप इल्जाम लगाते हैं? अच्छा समी साहब, ये तो बिल्कुल मैं असूली तौर पर इत्तफाक करता हूँ। ये जो मुशाहरे कम हैं और ये जो तनख्वाहें कम हैं, इसको किसने ठीक करना है? इसको जाहिर है आपके जो निज़ाम हुकूमत चलाने वाले हैं उन्होंने ठीक करना है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप देखें, आपकी जो सियासतदान है, हुक्मरान है, अब मैं एक, मुझे सिर्फ 40 सेकंड दीजिएगा। अब आप देखें, आपका जो असल जो बड़ा आदमी है जिसके टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, वो तो टैक्स देता नहीं है। आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो कितनी है? 9 to 10% है। ये 1980 की दिहाई जो थी उसमें ज्यादा थी और अब आबादी बढ़ गई है, लेकिन जो रेशियो टैक्स देने वालों की वो कम हो गई। और इसमें भी 70%, 60% वो लोग हैं जो तनख्वाहदार लोग हैं। जो बड़ा आदमी है वो तो टैक्स देता ही नहीं, और खासतौर पर जो बड़ा बड़ा जागीरदार है, जिसके बड़े बागात हैं, सब कुछ है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो तो टैक्स आपको दे ही नहीं रही। तो इनसे टैक्स किसने लेना है? तो कौन लेगा इनसे टैक्स? इनसे टैक्स हुक्मरानों ने लेना है शाजिया, इनसे टैक्स हुक्मरानों ने लेना है। और मैं फिर वही बात आ जाती है कि इसमें एक आम आदमी का रोल बहुत अहम है। उसका रोल वोट देने की हद तक है। वो बाहर निकलेगा, वो अपने नुमाइंदे, और इसी सिस्टम में बेहतर नुमाइंदे आएंगे अगर आप अपना फरीजा अदा करें सही, और ये तय कर लें कि आपने करप्ट आदमी को वोट नहीं देना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, कुछ हो, तो आप यकीन करें ये सिस्टम तब्दील हो जाएगा। अच्छा समी साहब, मैं इस पे कमेंट नहीं करता, मगर जो अभी आपने बात की, आपने कहा कि हम कम तनख्वाह दे के इंसान को करप्शन पर मजबूर कर देते हैं। मैं अगर आपके आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाऊं तो हम एक आदमी को मोबाइल छीनने पे मजबूर कर देते हैं, उसे दिन में 3 दफा भूख लग रही होती है। अगर तो हम इस एंगल से देखें, मैं असूली तौर पर आपकी बात से इत्तफाक करता हूं। हालांकि मैं उस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ये जो इलेक्शन में हम देख चुके हैं, एक आते हैं, बारी लगाते हैं, निकल जाते हैं, दूसरा बारी लगाने आ जाता है, और जो अंदर आ रहा हो, जो भी उसकी माली हालत तो और होती है, बाहर जाता है तो और होती है। मैं इसमें बात नहीं करता। और उस वक्त तक जब तक इलेक्टरल सिस्टम एक मुझ जैसे गरीब आदमी या किसी और गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देता, यहाँ और कुछ नहीं हो सकता। मगर ये जवाब, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अगर अपना काम नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में बैठ के टैक्स नहीं लगा रहे, तनख्वाहें मुनासिब नहीं दे रहे, करप्शन को नहीं रोक रहे, मलिक रियाज जो इस मुल्क के बहुत बड़े टाइकून हैं, वो ये कहते हैं कि हजूर मुझे ये सब करना पड़ता है, टीवी पे आके कह रहे हैं, तो फिर इन्हें यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ ये बैठे हुए हैं जिनका काम है ये सब दुरुस्त करना।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जब इनका कोई जब जो आदमी जो भी पार्टी अपने फ़राइज़ नहीं सर अंजाम दे सकी वो डेफिनेटली उसका ये कोई काम नहीं है और उसको हटाने का एक तरीका आइन में मौजूद है, वो इलेक्शन का तरीका है। और काजी साहब मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपने ये कहा ना कि ये क्यों नहीं, ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन इसलिए अभी तक सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा कि इन सियासतदानों को ये यकीन है कि ये अवाम की मर्जी से, अवाम की हमायत से इक़्तिदार में नहीं आएंगे। वो जो पीछे जो खुफिया हाथ हैं वो इनको हुकूमत में लेके आएंगे, क्योंकि लेकिन समी साहब भी जो बड़े बड़े लोग हैं इन्हें करप्शन करने। बात कंप्लीट कर लेते हैं जरा, शाजिया बात मेरी सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप इसका फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो पिछले 64 साल में बार बार हुकूमतों को उनका नहीं पूरा करने दिया गया टाइम, और एक सियासतदानों को भी यकीन है कि हमें अवाम के वोट की जरूरत नहीं, खुफिया हाथ हमें हुकूमत में ले आएगा, और इसी तरह अवाम भी ये समझते हैं कि हमारे वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये सिस्टम चलता रहे तो यकीन करें कि सियासतदानों को पता होगा कि ये वोट से ही हम आएंगे, और अवाम को भी पता होगा कि ये हमारे वोट से ही ये लोग मुंतखब होकर आ सकते हैं। तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और पैदा होगी, और हमने देखा है दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसा हुआ है। अच्छा ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। यूरोप में डेमोक्रेसी क्राइसिस में है, अमेरिका में डेमोक्रेसी क्राइसिस में है, यूरोप में जो है लोग जो हैं वो पार्लियामेंटों के बाहर खड़े होकर एहतजाज और जल्द से करें। हजूर मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। सभी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। अब करप्शन की बात करें कि कम तनख्वाहें, बेरोजगारी हमें करप्शन की जानिब धकेल रही हैं। वज़ीर आज़म के बेटे के पास पैसे की कमी थी जो उन्होंने एफिड्रेन में करप्शन की, हज का जो करप्शन केस हुई थी, क्या उनके पास, अब्दुल कादिर गिलानी के पास, उनके पास पैसे की कमी थी? रेंटल पावर प्लांट में जो हमारे राजा परवेज अशरफ थे, क्या उनके पास पैसे की कमी थी जो उन्होंने करप्शन की? शाजिया ये आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं। अमीर आदमी जितना होता जाता है उसकी हिवस बढ़ती जाती है, उसके लिए फिर निजाम मौजूद है, कानून की बालादस्ती मौजूद है, वो उसको दूसरे आप ये जो आप उसको खुदा के लिए उससे कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन नहीं कर रही, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने करप्शन को रोकना है। अब सुने मेरी, मैं अब सुन लेना, आपने बात कर ली, अब सुन भी लें। आप तो बिल्कुल बोलती जाती हैं। मैं आपको ये याद दिलाता हूं कि वो जो डेरा गाजी खां में आदमी बेचारा गोदाम में गया गंदम के, और वो बोरियों के नीचे दबकर मर गया। अगर आप उसको चोर कहें तो गलत है, वो चोरी करने नहीं गया, वो अपने बच्चों की रोटी लेने गया वहां पर। ये चीजों को मिक्सअप ना करें। ये दो वो जो लालची लोग हैं वो उनका केस मुख्तलिफ है। वो तो जितनी भी उनके पास दौलत आ जाएगी उनका पेट नहीं भरेगा, लेकिन हम तो यहाँ उन करोड़ों लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो बेचारे अपनी जिंदगी की सांसें चलाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। समी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। तो आपने ये कहा कि हम उससे बुनियादी तौर, और फिर ये आपने बात जोड़ भी दी, हम इसे अपनी एक इस्लामी तारीख से भी जोड़ सकते हैं जब हज़रत उमर ने हाथ काटने की सज़ा ख़त्म कर दी थी क्योंकि कैद था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जिन्हें ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी दे आर प्रिजाइडिंग ओवर बिलियंस ऑफ रुपीज, और फिर भी चोरी करते हैं, तो चोर तो फिर वो हुए। बिल्कुल वो चोर हैं। देखें, अगर वजीर आजम का बेटा चोरी करता है तो वो चोर है, अगर चीफ जस्टिस का बेटा चोरी करता है, ये लेता है करोड़ों रुपए, वो चोर है। कोई और कोई लेता है, सियासतदान कोई वजीर लेता है तो वो चोर है। जो बेचारा गरीब आदमी जिसकी 10,000 रुपए तनख्वाह है, जिसके घर का किराया 15,000 रुपए है, जिसके घर 5 बेटियां बैठी हैं, जिसके घर बच्चों को फीस नहीं है स्कूल की, यार वो कहां जाएगा? मुझे बताइए, उसकी जिंदगी आपने उसको कहां धकेल दिया? आप उसे चोर भी कहते हैं बाद में। सही। एक कॉलर है कसूर से हमारे साथ, सलीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मैडम काजी साहब से पूछना चाहूंगा कि मलिक रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि जब बंदा मर रहा हो तो वो हराम भी खा सकता है, वो सूअर का गोश्त भी खा सकता है, कसम भी खा सकता है। तो अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या हैसियत रह जाती है इसके बाद? ठीक, शुक्रिया शुक्रिया जी काजी साहब। अच्छा, नहीं, एक तो जो उन्होंने बात की कि ये सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ज़ाहिर नहीं करते कि वही अपने बारे में वो कह रहे थे कि क्या, जिस तरह वो कहते हैं जी गन पॉइंट पे या एक्सटॉर्शन उन्होंने की, और मैं इस तरह से सवाल को समझ पाया हूँ कि वो जो उन्होंने फरमाया कि जी ये जायज़ हो जाता है किसी के लिए, तो ये शायद वो जस्टिफाई कर रहे हो कि जी हमें बहुत ज़्यादा दीवार से लगा दिया गया था, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये भी जुर्म है। देखें, रिश्वत लेना जितना जुर्म है इतना देना भी जुर्म है। और फिर उसको उनके वकील ने जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया वो एक्सटॉर्शन का लिया, यानी भत्ता का लिया, यानी मजबूर किया। अब इसको भी आपको एस्टैब्लिश करने पड़ेगा कानून में कि आप सर पे किसी ने गन साहब, बड़ी बड़ी हमने बातें कर ली समी साहब, लेकिन अब कुछ वक्त हम अपने उन पाकिस्तानी हीरोज़ को दे दें। मैं खास तौर पर बात करूंगी शहनशाह गज़ल मेहदी हसन की, जिनकी कल कराची में उनका इंतकाल हो गया, कल उनकी तदफीन है। उनके कुछ बच्चे अमेरिका में, उन्होंने वापस आना है। आप कुछ चंद अल्फाज कुछ कहना चाहें? आपकी तो उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। मैं मिला हूँ, एक मुलाकात है मेरी उनसे तफसीली, एक इंटरव्यू के सिलसिले में गया, मुझे पता चला कि उनका इंटरव्यू करने को जा रहा है, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट की कि भाई रहने दें। मैं मिला और एक बड़ी खूबसूरत याद थी।
मगर मैं इतना खान साहब के हवाले से कहना चाहूँगा कि ये ऐद जहाँ वहशत, बदउनवानी और मौत नाच रही है, उन जैसे लोगों की आवाज़ हमारे दिल पे एक फाहा, एक जैसे आप कहते हैं, जिस तरह ज़ख्म के ऊपर एक अंदमाल जैसी आवाज़ थी। और मैं ये भी कहूँगा खान साहब के लिए कि उन्होंने कितनी ही करोड़ों लोगों की उदास शामों में कैफ भरा और खुशियों को चार चांद लगाए। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो महेश भाट ने कल उनके बारे में एक निजी चैनल पे कही, उन्होंने कहा कि वो फौत नहीं हुए, हमारे लिए वो फौत तब होंगे जब हम मर जाएंगे। क्योंकि ये मुझे यकीन है कि अगर ये ग्लोब जिस वक्त तक रेजा रेजा होके फैल नहीं जाता, जिस तरह हम ईमान रखते हैं, तो उस वक्त तक ये आवाज़ नस्लों के तौक़ुफ़ में रहेगी और नस्लें इस आवाज़ के तौक़ुफ़ में रहेंगी। समी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे मेहदी हसन साहब के लिए? शाजिया, जो काजी साहब ने कहा, मेहदी हसन जैसे फ़नकार तो सदियों में पैदा होते हैं और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि उनकी जो गायकी है वो हमारे पास, ये भी इस जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हमारे पास महफूज पड़ी है। अल्लाह ताला उनकी आने वाली जो अगली ज़िंदगी है उसमें खैर करे और उनके जो लवाहिकीन है उनको सब्र दे। लेकिन एक, क्योंकि ये मैं एक बात जो मैंने शुरू में की थी, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। चकवाल के उस गांव का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा जहाँ पर आज लोड शेडिंग इसलिए नहीं है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का उस गांव से ताल्लुक़ था और वहाँ पर उन्होंने सोलर प्लांट लगा दिए और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी है, लोग टेलीविज़न भी देखते हैं, अपने टेलीफोन भी चार्ज करते हैं, उनके चूल्हों में भी आग जो है वो मौजूद है, उनके घरों में खाने भी पकते हैं, उनके घर फ्रिजेस भी चलते हैं। तो ये एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ अपने अकाबरीन के लिए। इसका जिक्र इसलिए किया कि हमारे जो गांव हैं, पता नहीं कितने करोड़ों लोग इस वक्त इस अजाब में मुब्तला हैं। काश हमारी हुकूमत भी अपने उन लोगों को अपना समझकर उनके लिए किसी पॉलिसी का, इस किस्म की पॉलिसी का बंदोबस्त करे, कोई अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज ढूंढे जिससे ये तारीकी ख़त्म हो सके। मैं इसमें इतनी अर्ज़ करूँगा कि सब कॉन्टिनेंट में अरब गाँव हैं, अब इतने प्राइम मिनिस्टर हम पैदा नहीं कर सकते हर गांव में कि ये काम हो। ये काम तभी होगा जब हम निज़ाम बदलेंगे, वसाइल का रुख आवाम की तरफ करेंगे और वो लोग जिन्हें आप चोर कह रहे हैं और ज़माना भी कहता है, उनकी तरफ नहीं, वो सारे वसाइल जाते रहेंगे। मेहदी हसन साहब का कोई गाना जो आपको याद हो? वो मैं अब तो ज़्यादा जो मैं सुनता था वो जो रोबन घोष का गाना था, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। लेकिन बात यह है कि जब कोई पूछता है कि खान साहब की किस बात पे वो सर धुने और किस गाने का वो जिक्र करे, क्योंकि एक ऐसी आवाज़ थी। और देखें कल इंडिया में जो आपने गौर किया कि इंडिया में एक सफ़े मातम थी, एक सफ़े मातम थी और खान साहब बहुत कम जाते रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ ज़्यादा एक आध गाना गाया उन्होंने उसके साथ। मैंने जब खान साहब से पूछा, मैंने कहा खान साहब आपने एक दफ़ा जो है वो मुकेश को कहीं बेसुरा कह दिया था, तो थोड़ी बहन जो है आपकी लता मंगेशकर वो नाराज़ हुई थी, तो वो एकदम सवाल बदल गए। वो जो कहने लगे नहीं वो तो हमारी बहन है और मुकेश भी हमारी, वो तो ये कहती। और फिर मैंने वो गुफ्तगू सुनी, जवाद अहमद जो हमारे सिंगर हैं, इनके टेलीफोन में कभी हम सुनवाएंगे कि एक गुफ्तगू रिकॉर्डेड है मेहदी हसन की और जो और इनकी जो लता मंगेशकर है, वो मैंने सुनी। तो उसमें ऐसे लगता था कि आवाज़ में इस तरह मुअद्दब थी और बात वो आपस में कर रहे हैं। ये मुझे वो ताहिर सर और मीर हमारे दोस्त, वो इतना एहतराम करती थी कि खान साहब मैं तो जो है वो एक गीत आपके साथ गाना चाहती थी। तो खान साहब बीमार थे, अलील थे, ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, तो फिर साथ से आवाज़ आई कि खान साहब की आंख में आंसू हैं और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसा शख्स कि मैं समझता हूँ जितना भी कहें उनके लिए कम है। मैं तो कहता हूँ कि एक इनस्क्रूटेबल, एक मिस्टीरियस ब्यूटी थी उनकी आवाज़ में, जिसे शायद हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेहदी हसन साहब इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनका नाम, उनका काम, उनका फ़न और उनकी जो पुरवकार शख्सियत है वो हमेशा हम में ज़िंदा रहेगी। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबरें.दुनिया.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते मेहदी हसन साहब का एक गाना आज के प्रोग्राम के नाम। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी